डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद टीडीए वॉरियर्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो आई होप सारे मेरे प्यारे वॉरियर्स, टीडीए वॉरियर्स अभी तक बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा जोश में भी होंगे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स के टाइम अब पता चल गए हैं आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो नवंबर में होने वाला है और उसी के साथ दिन बचे हैं कम और मेहनत को जितना आपने किया है अब उसको फाइनल टच और फर्निश देने की ज़रूरत है। और उसी के सीरीज़ में मैंने आपके लिए लाया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी वैल्यूएशन कवर करते हैं आपके एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के सीरीज़ में हम लोग बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री फॉर एनडीए 2021 के लिए बात करेंगे, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ और आप लोग भी हो जाइए तैयार। और अभी तक अगर आप टीडीए वॉरियर्स नहीं बने तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए, लाइक करते चलिए सो दैट आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पे बने रही और जो भी लेटेस्ट अपडेट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको मिलता है तो उसको आप मिस आउट ना करें और आसानी से हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो हो जाइए आप लोग तैयार और रखिए अपने दिल पे हाथ और करना है क्या, जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको आप करिए और देखिए कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने आप स्कोर कर पा रहे हो। मैं चाहती हूं कि आप सभी जो टीडीए वॉरियर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो ज़रूर कमेंट डाउन करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं और अगर आपने है हिम्मत तो पूरे क्वेश्चंस को सही करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपके कुछ और भी सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड लाते रहे जिससे आपका बेनिफिट होता रहे। और केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो उस पोर्शन से आप सारे मार्क्स को गेन कर सके और कोई भी आपको परेशानी ना। तो हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के से, जो है आपके लिए आपको बताना है यहाँ पे कि इन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि पोटेशियम का, मैंगनीज का दैट इज Mn और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो केमिस्ट्री के लिए अगर आपने इस पोर्शन को अच्छे से समझा है तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही आसानी से आप कर लेते हो। बाय द टाइम आपके पास ऑप्शन फ्लैश हो ही रहे हैं, आप इसका आंसर जरूर कमेंट करिए, इट विल बी अ ग्रेट थिंग। और कोशिश करना है आपको कि आप इसका आंसर जो भी निकाल रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा और मैं तो आपको सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन देने ही वाली हूँ। तो यहाँ पे आपका 2 काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि अपनी कॉपी पेन को लेके बैठिए सो दैट जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी आप नोट करते चले और आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसकी तरह और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर बी ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। +1 होगा पोटेशियम का और मैंगनीज का होगा +7 और ऑक्सीजन का होगा -2। तो जितने मेरे प्यारे वॉरियर्स हैं जिन्होंने बी ऑप्शन सही किया उनके लिए बिग थम्स अप, क्योंकि आपने मार्क किया है अपने लिए एक क्वेश्चन सही, यानी कि आपके 4 नंबर जो हैं वो आपके पॉकेट में आ जाते हैं। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन तो कैसे निकालोगे। तो देखो कभी भी आपको दिया होता है तो आप क्या लिखते हो, KMnO4 लिखा है, ठीक है। अब देखो पोटेशियम जो है वो क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। मैंगनीज का सपोज करो आपको नहीं पता है तो आप क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे X। जबकि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, O2- लिखा जाता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -2।
तो यहाँ से अगर आप निकालोगे, इसको बराबर कर लेना 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 + x - 8 बराबर इक्वल टू 0 और x बराबर क्या आ जाएगा +7। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +7 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया और पोटेशियम का क्या हो गया +1। यानी कि जिस ऑप्शन को आपने टिक किया है दैट इज बी ऑप्शन किया है। तो वाह मेरे शेरों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है और अब तो शेर के साथ शेरनियाँ भी हमारे साथ है। बिल्कुल हमारे सारे वॉरियर्स जिन्होंने अच्छा इसको बी ऑप्शन दिया है, दैट इज अ बिग थम्स अप आपके लिए। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी पता चल गया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे अलग अलग, जैसे कि अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की टाइप में, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट डाउन करो कि वो मुझे बताना है आपको कि ये जो K2 है, K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, इसमें आप मुझे बता देना कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है। ठीक है, पोटेशियम का तो पता ही होगा, क्रोमियम का निकाल के बता देना क्या आ रहा है, तो ये इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। ठीक है, तो फटाफट ये भी निकाल के कमेंट डाउन कर लेना और बता देना। अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या कह रहा है, इसको देखो। सबसे पहले याद रखना, चाहे एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है और एग्जाम का एक गोल्डन रूल है। जब आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तो होता है क्या, ऑप्शन कुछ और टिक हो जाता है। कभी कभी नोइंगली आंसर भी हम गलत टिक कर पा लेते हैं जब अगर हमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा। तो उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मैच हो रही है। वैसे अगर एक होता तो ऑप्शन ए बी सी कर देते हैं, बट आपके जो ऑप्शन है वो किस तरीके से हैं, वो फ्रेम्ड आउट हैं। ए ऑप्शन जो है वो 1 और 2, बी ऑप्शन जो है वो 1, 2, 3 स्टेटमेंट को कह रहा है, सी ऑप्शन जो है वो 3 और 4 को कह रहा है, डी ऑप्शन है इट इज सेइंग फॉर 1 और 4। नाउ यू हैव टू चूज कि इसमें से आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है। एंड अगर आपको पता है तो जल्दी फटाफट कमेंट डाउन कर दो। और ये बात तो ध्यान रखना है कि जाते जाते आपको क्या करना है, बताना है कि जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें से आपके कितने सही हैं, क्योंकि ये आपके मोरल को करेगा हाई। और अगर कुछ गलती भी होती है तो यहाँ से आपको सीख के जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम तो कम बचा है, बट अगर आप अभी गलती कर रहे हो तो उसका सही सोल्यूशन भी तो पा रहे हो ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस तरीके से जम के आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे। बिल्कुल ये बात एकदम सही बात लिखी गई है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से निकला है, तो वो किससे वजह से है, कैथोड रे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, कैथोड रे के नाम से भी जानते हैं। वो फेमस डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसके थ्रू आपने देखा था। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी किसने की है, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट डाउन कर देना। और इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं निमोनिक्स के थ्रू, दैट इज ईट पर नच। ठीक है, ईट पर नाच, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो किसने की है, तो वो उसने इसे जे थॉम्सन ने किया है। ठीक है, जे थॉम्सन ने किया है। और ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है और इसका मास जो है वो कितना है, तो इसका मास जो किलोग्राम में है वो याद रखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर 9.1 × 10⁻31 kg। और अगर हम इसको ग्राम में करेंगे तो वो तो आप कर ही लोगे, है ना। तो ये है TDF वॉरियर्स की खास बात कि वो हर क्वेश्चंस को, चाहे कैसे भी क्वेश्चन दे, उसको अपने अच्छे तरीके से उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ये आपको यहाँ पे बूस्टर पॉइंट भी मिल गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट में, देखो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल परम सत्य बात बताई है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देखो, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। क्या ऐसा है, नहीं। बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो लगभग क्या होता है, 1/1837 या 40 टाइम्स क्या होता है,
प्रोटॉन के मास का होता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन से क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है आपका इलेक्ट्रॉन। कितना हल्का होता है, तो वो होता है 1/8737, यानी प्रोटॉन जो है वो इतना टाइम्स क्या है इलेक्ट्रॉन के भारी है, ठीक है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत लिख दी, तो आपको देख लिया आपका ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो एकदम ही क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब प्लेस की जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो डेविएशन शो करता है। क्या करता है, डेविएशन। वो सीधा ट्रैवल कर रहा था, पर जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखा गया तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है ना। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत लिखी, यानी कि ऑप्शन जो सही हो जाता है बिल्कुल ए और बी। और ए और बी जितने बच्चों ने ए ऑप्शन को दिया है, जितने भी वॉरियर्स ने ए ऑप्शन को दिया है, उनके लिए बिग थम्स अप वंस अगेन। जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसी जोश के साथ अपने जोश को हमेशा हाई रखना है। और यहाँ पे जो हमारी कुछ गर्ल्स वॉरियर्स भी होंगी जो जुड़ी होंगी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल पे, त्रिशूल डिफेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके कुछ केमिस्ट्री की भी वीडियोस है, तो उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, जिसके थ्रू आपके पास अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन हो जाएंगे और ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी आप पढ़ोगे उसका एक्सप्लेनेशन भी मिला है, तो कुछ कॉन्सेप्ट जो आप भूल भी चुके हैं ना, तो वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी और आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी उससे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, वो आपके सामने है और फटाफट मैं चाहती हूँ कि आप लोग आंसर भी कमेंट डाउन करते रहे, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसका तो ऑप्शन आपको पता है, दैट इज व्हाट, दैट इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंडडान, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन है ना, ये चेक कर रहा है कि आपने कितने अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर यूं बता लोगे, बट अगर नहीं तो फिर थोड़ी सी क्या हो सकती है, आपको दिक्कत अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन तो मैं बताऊंगी, है ना। तो पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है। तो ये बेसिकली क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसका क्वेश्चन है। तो आपके पास ये रिएक्शन है, रिएक्शन आपके पास क्या है, HAS यानी कि AsO2 दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ है, SN2 पॉजिटिव प्लस H प्लस, बना क्या रहा है, AsSN4 पॉजिटिव प्लस H2O। तो जैसे आप इस तरह के रिएक्शंस को देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आप इनका फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी भी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यानी कि 4 माइनस हो जाएगा और 1 प्लस, तो कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा चार्ज क्या, इस पे आ जाएगा +3, यानी आर्सेनिक पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और यहाँ पे आर्सेनिक पे चार्ज क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 0 है। जबकि अगर हम बात करते हैं SN पे तो ये क्या है, 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है +4 गया। तो आप आसानी से बता सकते हो कि मैम यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, तो इसका हो रहा है +2 था, +2 से 4 की तरफ गया, यानी इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। जबकि हाइड्रोजन की अगर कहानी देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी वो H+ में है, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। दूसरा अगर आप देखते हो तो दूसरा क्या है, आर्सेनिक। आर्सेनिक का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो आर्सेनिक जो था वो क्या था, वो था +3 और हो गया क्या, 0, यानी कि इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन, इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है मेरे प्यारे वॉरियर्स, ये रिएक्शन जिसमें दोनों चीज होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल बहुत अच्छे, क्या बात है, आप लोगों ने आंसर भी दे दिया। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और दूसरा जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिसका रिडक्शन होता है
ये बात अगर आपने याद रखी तो किसी भी तरह का रिएक्शन आपको दिया रहेगा ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा आप बहुत ही अच्छे से उसको क्या कर दोगे, नील कर दोगे, राइट। तो अगर कहीं पे किसी का रिडक्शन हो रहा है तो वो किस तरीके का एजेंट है, तो याद रखना जस्ट उल्टा वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि एजेंट का काम ही क्या होता है, दूसरे का काम कराना, और उसके लिए उसके ऊपर कुछ भी हो जाए चलता ही है ना। तो ये जो है खुद तो रिड्यूस होगा पर दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। वैसे ही जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरीके का एजेंट होता है, तो वो जो एजेंट होता है वो किस तरीके का होता है, वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात, समझ में आई मेरे वॉरियर्स? थम्स अप करते चलना अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन होगा तो वो कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। प्रश्न आपसे यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पूछ रहा है कि बताओ मुझे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ढूंढ लो ना, ढूंढ लो इस कॉन्सेप्ट को जानते हुए क्या कि किसका रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, HSO4O2 का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आपने आंसर दिया, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए जो है वो क्या काम कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो बिग थम्स अप फॉर ऑल योर वॉरियर्स जिन्होंने ए ऑप्शन को टिक किया है। बाकी जिनकी गलत भी हो गए तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म से एक कॉन्सेप्ट भी सीखा जो आपकी आगे क्वेश्चन में या इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्या पूछा जा रहा है आपसे, द क्लिनजिंग एक्शन, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन की वजह से जो क्लिनजिंग एक्शन होता है, ठीक है, सफाई जो होता है, क्योंकि डर्ट जो होता है ना वो क्या होता है, जो गंदगी जो होता है उसका नेचर हम लोग क्या लेते हैं, उसका नेचर हम लोग लेते हैं कि जो हमारा डर्ट है वो कैसा है, ऑयली नेचर का है या फैटी है, ठीक है, कैसा है, ऑयली नेचर का है। और आपने इस स्ट्रक्चर को जरूर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपके क्या है स्ट्रक्चर बनते हुए दिखा होगा। और इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ मैंने जैसे किया होगा बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि इसका आंसर भी क्या होता है, और हमारे वॉरियर्स तो हमेशा तैयार रहते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने मार्कआउट किया है वो एकदम सही है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिजल्स का, यानी क्लिनजिंग एक्शन जो होता है वो सोप का इस वजह से होता है क्योंकि डर्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स और इस डर्ट को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बूस्टर पॉइंट बिना दिए तो छोड़ूंगी नहीं, है ना। तो ये जो हिस्सा होता है ये याद रखना है, यहाँ पे दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, यानी वो हिस्सा सोप का जो पानी के साथ अच्छे से यारी निभाता है ना। और वो हिस्सा जो पानी से दूर भागता है, सोचता है कि पानी कहाँ से मेरे पास ना आए, उसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोफोबिक, यानी जो पानी से डरता है या पानी को नफरत करता है, हेट करता है। तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। तो सोप में आपके दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक है जो पानी से दूर भागता है वो डर्ट को पकड़ के अपने चंगुल से निकाल लेता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिजल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आज के इस सेशन को आप अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होगे, साथ ही साथ आप अपनी चीज़ों को रिवाइज भी अच्छे से कर पा रहे होगे, क्योंकि बाय द टाइम, क्योंकि टाइम बचा है कम, तो आपने मोर ऑफ द कोर्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा। और ये सेशन आपके लिए आपकी टेस्ट कर रहा है आपकी नॉलेज को, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हुई है उसको भी जरूर टेस्ट कर रहा है। और अभी भी आपके पास, मैं कहती हूँ बहुत तो नहीं पर कुछ समय जरूर है जिसमें आप अपने आप को और अच्छे तरीके से प्लान करके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बताना है यहाँ पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस आयन। नाउ इस तरीके भी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल आपके केमिस्ट्री एग्जाम्स में, ठीक है। तो करना क्या है आपको, बिल्कुल
यहाँ पे क्या आपको फाइंड आउट करना है कि O2 माइनस आयन का क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो पता हो ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 8 होता है। और जब इसके पास एटॉमिक नंबर इसका 8 है और इसने क्या है, इस पे 2 माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो जब ऑक्सीजन होता तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 लिख देते। ठीक है, समझ में आया। अब अगर इस पे O2 माइनस है, इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया है, गेन किया है। तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 तो पहले थे, 2 माइनस आ गया, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब इसके पास आ गए कितने इलेक्ट्रॉन भाई साहब, इसके पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8। अब ये क्या है, स्टेबल है, खुश है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 जो है वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। जो ये बाहर का शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, जो बाहरी शेल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल के नाम से। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखा क्या, कि यहाँ पे स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऑक्सीजन कर क्या रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो बेसिकली ये बना क्या बना, ये कैटायन बना कि एनायन बना, ये भी खास बात है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे एनायंस। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एनायंस। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे आप कैटायन के नाम से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है कि द परमानेंट हार्डनेस, मैंने अभी आपके इससे पहले आपको याद रखना है कि परमानेंट हार्डनेस क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है दैट इज रिलेटेड टू परमानेंट हार्डनेस से पूछा है कि परमानेंट हार्डनेस में वाटर जो होता है वो उसके हार्डनेस जो होती है वो 2 तरह की किस वजह से होती है। ऑप्शंस आपके पास आपको क्लियरली दिख रही है और मुझे पता है कि आप मेरे टीडियो वॉरियर्स आंसर को भी जल्दी जल्दी दे रहे होंगे। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस या बोलते हैं कठोर। ठीक है, पानी में कठोरता किसकी वजह से होती है, तो ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है, उसमें भी परमानेंट। ठीक है, स्थायी और होता है अस्थायी। तो 2 तरह के हार्डनेस होते हैं, एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पररी जो होता है वो किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ किसका, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इन दोनों ही सॉल्ट को आपको याद रखना है, क्या है, एक तो कैल्शियम और एक क्या है, मैग्नीशियम। अगर इसका बाइकार्बोनेट होगा तो टेम्परेरी हार्डनेस होगा, और अगर परमानेंट हार्डनेस पूछ लिया तो याद रखना है क्या, सल्फेट्स ऑफ किसका हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और मैं बताऊँ तो एक बात और भी याद रख लेना कि अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी टेम्परेरी में बताया, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स होंगे। ठीक है, क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स होगा तो टेम्परेरी होगा, और अगर परमानेंट होगा तो इसमें जो सॉल्ट होगा वो किसका होता है, वो या तो क्लोराइड होगा या तो क्या होगा, सल्फेट होगा। तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा मेरे वॉरियर्स कि आप किसको टिक करने वाले हो। जैसे यहाँ पे तो बस सल्फेट वाला बोला तो आपका ऑप्शन ये हो गया। तो याद रखना है क्या, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम cause what, they cause permanent hardness in the water। ठीक है, राइट, बिग थम्स अप। चलिए आगे मूव करते हैं फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने एकदम सही मार्क किया है। आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और सेशन को लाइक भी करते चलना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलना है इस सेशन को, सो दैट हम भी रहे मोटिवेटेड आपकी तरह। जैसे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वैसे हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अगर हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमें पता
चलता है कि यस, हमें भी और भी ऐसे वीडियोस लाते रहना है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ मैंने कहा कि आप आपके कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है वो भी आप फिगर आउट कर सकते हो, सो दैट हम आपके कमेंट्स जो वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, उनके थ्रू हम भी कुछ आपके लिए और भी अच्छा कर सके, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको आप कैन के नाम से जानते हो, इज अ पॉपुलर नाइट्रोजन फॉस्फोरस इट इज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज, क्यों है ये, ठीक है, क्यों इतना पॉपुलर है, रीजन आपके पास है। और इसका आंसर, फर्टिलाइजर्स के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्लो सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, कि हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सही लग रहा है, कि सी ऑप्शन फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन द सॉइल आपको सही लग रहा है, या डी ऑप्शन केपेबल ऑफ मेकिंग द सॉइल एसिडिक, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मेथड यूज कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं लग रहा उसको हटा सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर जितने भी हमारे वॉरियर्स जो दे रहे होंगे वो होना चाहिए क्या, वो बी ऑप्शन आपका जो है सबसे सही आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है कि हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कैन को स्पेशल बनाता है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इनको भी क्या है, इनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, वैसे ही हमारे प्लांट्स को भी चाहिए होता है। और बेसिकली जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता था, और क्या होता है, पोटेशियम चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्लांट्स को मेजर क्वांटिटी में, ठीक है। और भी बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पर ज़्यादा अगर हम बात करते हैं जो इनके प्रॉपर्टीज़ को, इनको एनहांस करती है, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, तो वो क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कंटेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और डे बाय डे, ठीक है, टाइम बाय टाइम अभी हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। और आपसे पूछा क्या है, टर्पेंटाइल ऑयल इन पेंट इज़ यूज्ड एज, यानी पेंट में जो टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ होता है वो किस तरीके से यूज़ होता है, क्या वो पिगमेंट की तरह यूज़ होता है, क्या ये फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है, क्या एज अ थिनर की तरह यूज़ किया जाता है, या ड्रायर। तो ये देखिए, ये क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने डेली लाइफ में हमने देखा होगा। घर में पेंटिंग तो होती हुई है, कभी ना कभी तो आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा पेंट में ना मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, वो यही ऑयल मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि एज अ थिनर यूज़ किया जाता है टर्पेंटाइल ऑयल को, ठीक है। तो ये क्या करता है, पेंट को थिन करने में काम आता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी ने आंसर दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज रिलेटेड टू योर अगेन एटम से, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम कैन बी फाउंडेड। ये तो मैं चाहती हूँ मेरे सारे टीडी वॉरियर्स एकदम एक ही सुर में सही ऑप्शन को हिट करें, ठीक है, कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास, एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स में होता है, चार्ज में होता है, कि न्यूक्लियस में, कि आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में। बिल्कुल ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है, जो एटम का सेंटर है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइन बना रहता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ही आपका क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और बाकी बाहर जो चक्कर लगा रहा है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटम्स में यही तो होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और बाकी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो लगभग आपका क्या है, 0 AMU लेते हो आप, जबकि प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, 1 AMU है, ठीक है, जिसको आप U से रिप्रेजेंट करते हैं। और बचा के आपके पास न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का भी क्या होता है, 1 AMU होता है। तो टोटल मास जो होता है किसी भी एटम का वो क्या होता है, न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेट होता है। और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है, कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसने की है। बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन, सही आपका क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू दुनिया को बताया था कि बीच में जो सेंटर में
किसी भी एटम का जो पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे, और वहीं पे वो कैसा है, वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो कैसा है, पॉजिटिव नेचर का होगा, और जो बीच में होगा और ये क्या है, इसी को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, और ये आपके पास बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सब इसका भी आंसर जानते होंगे। दैट इज व्हाट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, ये पूछा है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क यानी कि दही जमना, ये तो आपका केमिकल चेंज है, तो इसका तो आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो केमिकल चेंज है, तो इसको तो हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फल का पकना, ये भी क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, तो ये भी इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो, बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना, ये भी क्या है, बर्निंग जो प्रोसेस होता है ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इवापोरेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का वाष्पीकरण होना, ठीक है। क्या होना, पानी का वाष्पीकरण होना, और पानी जो है इसका जब वाष्पीकरण होता है तो ये क्या है, गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या है, स्टेट ही तो चेंज हुआ, लिक्विड था, लिक्विड से क्या हो गया, गैस में हो गया, तो इसमें तो बस स्टेट चेंज हुआ, और जब स्टेट चेंज हुआ है तो ये कैसा प्रोसेस है, ये आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्या है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। केमिकल चेंज की पहचान है कि कोई ना कोई नया सब्सटेंस जरूर बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से क्या होगी, टोटली भिन्न होगी, टोटली अलग होगा, यानी न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ जरूर बनेगा, ठीक है। तो आई होप आज के इस सेशन के इस क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा होगा, और हर क्वेश्चंस को अच्छे से आप इसके ऑप्शंस को टिक कर पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको पक्का मेक श्योर करना है कि आपके कितने सही हुए, आप आंसर्स कमेंट डाउन करके बताने वाले हो ना। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एसिड बेस से रिलेटेड, दैट इज व्हाट, पीएच का क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज, ठीक है। आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आपने क्या डाला, NaCl डाला। अब पूछा जा रहा है बताओ कि इसका जो pH है वो क्या है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और बताना है आपको क्या लग रहा है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल होगा, या डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या डिपेंड करेगा कि कितना सोडियम क्लोराइड है, कम है तो उसका pH कुछ होगा, ज़्यादा होगा तो कुछ और होगा, यानी डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट में डाला है। तो आपको फटाफट बताना है कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ठीक है। तो बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं है, क्या है कि यहाँ पे जो NaCl है, ये जो नमक है, ये क्या है, ये आपके स्ट्रॉन्ग अम्ल से और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। तो ये जो सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। और जब आप इसका घोल बनाओगे तो वो भी कैसा बनेगा, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छा, बिग थम्स अप आपके लिए भी। और आप लोग इसी तरीके से इस सेशन को समझते रहिए, और आपके पास खुद के कलेक्टेड आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, क्योंकि आप इसे नोट डाउन भी करते चल रहे हो, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गैस इवॉल्व्ड व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द गैस। आपको बताना है, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, भावनाएं आपके तक मैं पहुंचाने वाली हूँ। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आपने क्या किया, एक आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, और इसमें है क्या, इसमें आपने डाला है डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और आपने इसमें डाल क्या दिया है, इसमें डाल दिया है जिंक के पीसेस, ठीक है, जिंक का पीस डाला है। तो बिल्कुल जिंक होता है रिएक्टिव, तो रिएक्शन तो होगा। तो रिएक्शन जब हुआ तो इसमें से निकल रही है क्या, इसमें से निकल रहा है गैस, ठीक है। ये जो गैस निकल रहा है ये कौन सा गैस है, ये बताना है। क्या ये हाइड्रोजन है, क्या ये वाटर वेपर है, क्या ये ऑक्सीजन है, क्या ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये है आपका क्वेश्चन। और मैं तो चाहती हूँ कि आप इसका रिएक्शन भी जरूर लिख के देखें कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने जिंक ले लिया
प्लस आपके पास क्या है H2SO4 है, तो रिएक्शन होके बनेगा क्या, ये बनेगा ZnSO4 प्लस क्या होगा H2 गैस रिवॉल्व होगी। क्या होगी, H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पे इवॉल्व होगी। और इस हाइड्रोजन गैस को आप टेस्ट भी कर सकते हो जब आप एक क्या करोगे, जलता हुआ मैच स्टिक या कैंडल लाओगे तो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ। तो ये बात आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा जब भी आप कोई जलता हुआ मैच स्टिक लेके आओ। व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, टर्न ऑफ हो जाएगा और पॉप साउंड पट्ट से यहाँ पे क्या होगी, आवाज आएगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हमेशा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन। टिन का सिंबल बताना है कि टिन का जो सिंबल है वो क्या है। ठीक है, तो टिन जो है वो आपका एक क्या है, मेटल है, बिल्कुल मेटल है। एटॉमिक नंबर इसकी 50 है। अगर आप बात करते हो टिन का, तो सिंबल क्या है, Ti या Tn या Sn या फिर W है। तो ये आपको बताना है। टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। ठीक है, तो बिल्कुल उससे पहले हम इस पे तो बात करेंगे, पर देखो कुछ ऐसे अतरंगी एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल जो हैं उनके नाम के अलग होती है, यानी उनका जो सिंबल है, उनका जो नाम हम यूज़ करते हैं उससे ना रिलेट होकर उसके पुराने नाम से, ठीक है, जहाँ से वो पाया जाता है उस नाम पे उसके सिंबल रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं बिल्कुल जिनकी हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो इसका नाम सोडियम इसलिए पड़ा है और इसकी सिंबल जो है वो Na है। क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से इसका नाम लिया गया है, नाट्रियम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, नाट्रियम, यानी कि ये है क्या, तो ये है आपका सोडियम। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, उसका सिंबल K क्यों पड़ा, क्योंकि नाम तो हम पोटेशियम लिखते हैं पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है कालियम, है ना, कैलियम बोलते हैं। ठीक है, तो कालियम नहीं बोलेंगे, कैलियम बोलेंगे। तो ये क्या है, ये है आपका पोटेशियम। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर की अगर बात करते हैं तो उसका सिंबल क्या है, Cu है, पर कॉपर के स्पेलिंग में कहीं पे U तो आता नहीं है, तो उसका नाम क्या है, लैटिन नेम उसका नाम है क्यूप्रम। क्या नाम है, क्यूप्रम, इसीलिए इसका सिंबल क्या है, Cu है। ठीक है, क्या है, Cu। ऐसे ही सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag है। क्यों है Ag, क्योंकि ये कहाँ से, इसका लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटम है। ठीक है, लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटम, और नाम अगर हम कॉमन नेम पूछते हैं तो क्या हम सिल्वर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक और प्रीशियस मेटल, दैट इज योर Au, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल Au है। क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो क्या है, ऑरम के नाम से जानते हो, और जिसको आप क्या कहते हो, गोल्ड के नाम से जानते हो। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन का सिंबल क्या है, Fe है, और इसका वैसे नाम क्या है, किससे नाम से लिखा है, तो इसका नाम जो मिला है उसको कहाँ से मिला है, फेरम से मिला है। ठीक है, तो जितने भी अतरंगी सिंबल वाले हैं ना, उनको जरूर आप देख के जाइएगा। फेरम से ही इसको क्या है, Fe इसका सिंबल मिला है, जिसका मतलब क्या है, आयरन है। ठीक है, Hg क्या हो गया, मरकरी का सिंबल है, हाइड्रागाइरम का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, W जो है ये किसका है, ये है आपके टंगस्टन का सिंबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिला है आपको, टंगस्टन का सिंबल है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर W, वोल्फ्रम है इसका नाम। ठीक है, वोल्फ्रम इसका लैटिन नेम है, जिसकी वजह से इसका सिंबल जो है टंगस्टन है। ठीक है, टंगस्टन है। तो यहाँ पे टिन का जो सिंबल है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर C है, दैट इज Sn, यानी कि क्या नाम है इसका, स्टैनम। ठीक है, लैटिन नेम क्या है, स्टैनम है, इसीलिए इसका सिंबल क्या है, Sn है, यानी कि जिसको आप क्या कहोगे, टिन कहोगे। समझ में आया, बहुत अच्छा, और इसको भी आप लोग नोट कर लेना। राइट, चलिए, सो ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट भी किया होगा, और एग्जाम से जाने से पहले जरूर इसको रिवाइज करके जाना। ठीक है, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी कलेक्ट कर रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग और द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस। कौन सा इनमें से करेक्टली बैलेंस है, तो बिल्कुल फटाफट आप इसका आंसर दो, और आसानी से आप इसको देख भी सकते हो कि कौन सा इक्वेशन जो है वो बैलेंस है।
बिल्कुल जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना सोडियम लेफ्ट साइड में उतना ही राइट में है, जितना ऑक्सीजन राइट में उतना ही वो लेफ्ट में है, एल्युमिनियम जितना है उतना ही लेफ्ट है, यानी दोनों साइड बराबर है। तो ये हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा सही हो जाएगा और ये हमारा क्या है, बैलेंस है। बाकी और सबको आप देख लीजिएगा वो बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एटम्स कम या ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में समझा है। तो इसी के साथ आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को हम करते हैं एंड आई होप आप सब ने सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके समझा भी होगा और अच्छे से आपने इसके आंसर्स को भी दिया होगा। और लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है। कमेंट क्या करना है कि आपके प्यारे वॉरियर्स कितना सही हुआ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से आपको कितने मिले ये जरूर आप लोग कमेंट डाउन करिएगा। और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक भी कर देना। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी इसको क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे वेल। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।